School of Excellence. This is Ruby Gupta, and today we are going to discuss one very important topic of Chapter 2 Federalism. Now, this topic is about how federalism is practiced in India. हमने अभी तक जो टॉपिक्स देखे थे उसमें हमने देखा था व्हाट इज फेडरलिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरेशंस वी हैड सीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. वी हैड आल्सो सीन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. उसके बाद हमने देखा कि कैसे इंडिया उस सारे फीचर्स में फिट बैठता है और इंडिया आवर कंट्री इज आल्सो अ फेडरल कंट्री, सक्सेसफुल फेडरल कंट्री. लेकिन कुछ और ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाती हैं. तो वो क्या चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है क्योंकि इसमें बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है. कुछ लिमिटेड पॉइंट्स दिखाऊंगी लेकिन बहुत ध्यान से उसे समझोगे आप. तो चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट पॉइंट पे. एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, वो है एक्सप्लेन डेमोक्रेटिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच मेक्स इंडिया अ सक्सेसफुल फेडरेशन. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना है. तो ऐसी कौन सी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज हैं जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की हैं, जस्ट ताकि जो हमारा ये जो फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जिसे हम कहते हैं, वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स की. लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब के स्टेट्स जो लैंग्वेज की बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं. जैसे गुजरात, तो गुजरात यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, तो इसलिए इस एरिया को गुजरात बना दिया. ये एक स्टेट हो गया. यहाँ पे यहाँ के इस एरिया के लोग राजस्थानी बोलते हैं, तो ये एरिया हो गया राजस्थान. उसी तरह से यहाँ पे मराठी बोली जाती है इस एरिया में, तो दिस बिकेम राजस्थान, लाइक दैट. तो इस तरह से हमने स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में जो लोग हैं बोलते हैं तमिल, तो ये तमिलनाडु स्टेट बन गया. तो इस तरह से हमने जो डिवीजन किया है हमारे कंट्री का, स्टेट्स में जो हमने उसको डिवाइड किया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी. तो उसकी बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है. तो लैंग्वेज हमारा एक मेन बेस है. इससे क्या होता है कि लोग बहुत एलियनेटेड, बहुत अलग फील नहीं करते हैं. दे फील एथनिसिटी. उनको लगता है कि भाई वो एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप, एक कल्चरल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं. ठीक है. दूसरी चीज, कुछ जो स्टेट्स हैं उनका डिवीजन लैंग्वेज की बेसिस पे नहीं हुआ है, उनका डिवीजन हुआ है कल्चर के बेस पे या फिर ज्योग्राफी के बेस पे. जैसे इफ यू टॉक अबाउट नागालैंड, नागालैंड हैज वेरी डिस्टिंक्ट कल्चर. वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है. तो उसको हमने, एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है लेकिन वी हैव गिवन इट अ सेपरेट द स्टेटस ऑफ द सेपरेट स्टेट. उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है इस तरफ यहाँ पे, सो उत्तराखंड में बेसिकली इट्स अ हिली एरिया. तो उसकी जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसके बेस पे उसको डिवाइड किया गया है. झारखंड, झारखंड भी जो एक एरिया है, दिस झारखंड इज ऑल्सो, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग्स वगैरह बहुत हैं, उसके बेस पे इसको बिहार से अलग कर दिया गया है. तो इफ यू सी हियर, दिस इज यूपी एंड दिस इज बिहार एंड दिस इज, यहाँ पे इस जगह पे ये आ जाता है झारखंड. तो पहले ये एक ही थे बिहार और झारखंड, लेकिन अब बिहार को इससे अलग कर दिया गया है. तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट्स हैं इनका डिवीजन या तो लैंग्वेज के बेस पे हुआ है या कल्चर या फिर उसके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसके बेसिस पे इन्हें अलग किया है, ताकि कोई भी बहुत एलियनेट फील ना करे, अलग अकेला फील ना करे. सब अपनी एक ग्रुप, एक अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल के रह सके. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था जो लिया गया था उस समय. कब? 1947 में, when we got freedom, when we became independent. Uh, so this point is very important. उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे एवरीवन इज इंश्योर्ड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो कोई गरीब है अमीर है, एवरीबडी हैज गॉट इक्वल राइट्स. ठीक है. जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जो वोटिंग राइट्स हैं,
वो भी सबके सेम है। ऐसा नहीं है कि वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है या गरीब को वोट देने का हक नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीबडी हैज गॉट दैट इक्वल पावर, और अपॉर्चुनिटीज भी सबके लिए है। ये चीजें बहुत अच्छी है हमारी कंट्री में। और दूसरी एक चीज है कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है इन नेचर। डेमोक्रेटिक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन इज देयर इन डिसीजन मेकिंग। तो लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट बनी हुई है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोग उन्हें चुनते हैं, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हम अपनी बात को आगे एक बड़े लेवल पे हम पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से पावर शेयरिंग में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो वी ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। तो एक डेमोक्रेटिक नेचर होने से भी क्या है कि लोग बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील नहीं करते हैं। दे नो कि भाई हमारी जो बातें हैं वो हम किसी ना किसी तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पहुंचा सकते हैं और अपने हिसाब से हम चल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक अलग से हमारी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया। अब जैसे आपको याद होगा कि श्रीलंका में हमने देखा था कि सिन्हाला ने क्या किया था कि सिन्हाला बिकेम देयर मेन ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा हुआ है कि भाई उन्होंने किसी को अपनी एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया है? नहीं। किसी भी लैंग्वेज को, मतलब ऑल्दो वी हैव गॉट सो मेनी लैंग्वेजेस, बट किसी भी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट वो गलत है। तो जस्ट कीप दैट आउट ऑफ योर माइंड कि हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हिंदी है भी तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज के एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया में जो 40% अप्रोक्सीमेटली जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, मतलब देयर मदर टंग इज हिंदी। बोलियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो हिंदी लैंग्वेज है, जो हिंदी भाषा है वो बोलते हैं, उनकी मदर टंग है वो। अ, लेकिन इसके अलावा फिर भी हमने क्या किया है, अपार्ट फ्रॉम हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस विच हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ये पॉइंट ध्यान से समझ लो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होता है। अब ये शेड्यूल्ड कास्ट से इसको कंपेयर मत करना कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, SC ST, वो वाला नहीं है ये। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन लैंग्वेजेस को रिकग्निशन दिया है, इन्हें इंपॉर्टेंस दी है। कि अगर कोई भी एग्जाम होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम होती है, जब नेशनल लेवल की एग्जाम होती है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम्स होती हैं, जो जिसमें हम जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह की जो एग्जाम्स होती हैं उसमें को, कोई भी कैंडिडेट, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको हिंदी या इंग्लिश ही आए। वो इन 21 लैंग्वेजेस में से, मतलब इसमें इन्होंने हिंदी इंग्लिश तो है ही, उसके अलावा जैसे तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, इस तरह की लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया है, ताकि वो इंसान अपनी एक पर्टिकुलर मदर टंग जो उसकी है उसमें भी उस भाषा में उस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो ऐसी 21 लैंग्वेजेस हैं जिसकी लिस्ट आपकी बुक में दी हुई है, आप देख सकते हो वहां पे। तो वो लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकग्नाइज किया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम आप उसमें दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है, इन लैंग्वेजेस को वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज किया जाता है। जैसे अगर आप गुजरात में देखोगे तो वहाँ पे अगर आप किसी बैंक में जाते हो, वहाँ पे फॉर्म भरोगे, तो हिंदी इंग्लिश के अलावा वहाँ पे वो गुजराती लैंग्वेज में भी होगा, ताकि वहाँ के लोगों को ये ना लगे कि भाई हमारे लिए हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है जानना। तो वो अपनी उस मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह से। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो रियली अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, और वी शुड रियली फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री फॉर सच थिंग्स। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो कई बार हम नोटिस भी नहीं करते हैं। अब एक और चीज आपको बताती हूँ। एक बार एक छोटा सा पंगा हुआ था। अब व्हाट वाज दैट पंगा? अ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हम करते ही हैं। अब 1965 में गवर्नमेंट को लगा कि इंग्लिश को हटा देते हैं, इंग्लिश शुड नॉट बी देयर फॉर आवर ऑफिशियल पर्पस, कि हिंदी को ही रखते हैं। तो जो तमिलनाडु के लोग थे उन्होंने कहा क्यों इंग्लिश को क्यों हटा रहे हो आप? क्योंकि उनके लिए तो हिंदी बहुत मुश्किल है, मतलब दे आर नॉट एबल, जो साउथ इंडियंस हैं मोस्टली, जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटका, आंध्र एंड ऑल, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, उन्हें तो नहीं आती है लिखनी पढ़नी। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी उस बात को माना, मतलब दे अग्रीड एंड दे कंटिन्यूड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा ठीक है, हिंदी के अलावा हम इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सुनती है लोगों की कि भाई हाँ, अगर आपको ये चीज नहीं सही लग रही है तो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो लैंग्वेज के मतलब इन द मैटर ऑफ लैंग्वेज वी आर क्वाइट लकी। तो रिकग्निशन मिला है 21 लैंग्वेजेस को, हिंदी और हिंदी के अलावा। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि कितनी लैंग्वेजेस को मिला है टोटल। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि बिसाइड हिंदी है। तो ये ध्यान रखना, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन 21 एंड 22। ठीक है, और आप कोई भी एग्जाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इन लैंग्वेजेस में से 22 लैंग्वेजेस में से आप चूज कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है, 1965 में इंग्लिश को हटाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज से, लेकिन फिर से तमिलनाडु ने जो प्रोटेस्ट किया था उसको दोबारा से स्टेटस मिल गया था ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो आई होप ये लैंग्वेज पॉलिसी क्लियर है। अब बढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। अब ये क्या होता है, सेंटर स्टेट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी रहती है। अब ये पिक्चर देख के आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि भाई ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है बेचारी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जैसे बंगाल के, हरियाणा के, केरला के, ये सब चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये थोड़ी थोड़ी पावर मांग रहे हैं। तो क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है हमेशा, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, ये कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ द पार्टी सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, मान लो एक ही पार्टी है, जैसे कांग्रेस सेंटर में भी है और मोस्टली जो स्टेट्स हैं वहां पे भी अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां पे क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी पावर को बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। उनके जो डिसीजंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पार्टी सेम है, पार्टी की वजह से। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी चीज क्या है, व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। कई बार क्या होता, अब अगर उल्टी सिचुएशन है कि भाई मान लो सेंटर में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई बीजेपी या कोई और रूलिंग पार्टी है, तो उसमें क्या होता है कि द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर, वो हमेशा क्या कोशिश करती हैं, दे ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। मतलब दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है यहाँ पे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है। एक बार फिर से समझो। फॉर एग्जाम्पल सेंटर में अगर बीजेपी है, मैंने पहले कांग्रेस का एग्जांपल लिया था, बीजेपी का एग्जांपल लेते हैं। अभी अगर हम 2021 की बात करें तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में। तो बीजेपी चाहती है कि जो बाकी के जो स्टेट्स हैं वहां पे भी बीजेपी की ही रूलिंग पार्टी हो, बट एवरी टाइम इट डजंट हैपन। तो जब स्टेट लेवल पे दूसरी कोई पार्टी होती है तो उसकी पावर को अंडरमाइन किया जाता है कहीं ना कहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनकी पावर को अंडरमाइन करती है। जैसे आजकल आपने न्यूज में वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देखा होगा, वहां पे ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके बीच में आपस में काफी स्ट्रेस रहता है। तो दैट थिंग, तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और अगर सेम होती है जहाँ पे जैसे स्टेट में भी बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं वो फिर उनको अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हमारी बुक में दी गई है। अब इन दोज डेज मतलब पहले की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। तो वो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई बार अपनी पावर को मिसयूज करते थे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे अगर कोई उनकी कोई राइवल पार्टी है जो मतलब सेम नहीं है, तो उसकी पावर को डिसमिस करने की, उनको वहां से हटाने की या अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या एक कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरलिज्म वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ। अब ये सेंटर और स्टेट में तो तनातनी चली रही है ना, सेम गवर्नमेंट है तब भी प्रॉब्लम, और अगर अलग रूलिंग पार्टी है तब भी प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या था, कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये देखो, ये पिक्चर पहले समझ लो कि इस पिक्चर में क्या बताया हुआ है। ये एक मेन पार्टी है,
जैसे यहाँ पे ये कमल का फूल दिख रहा है, तो ये कौन सी पार्टी हुई? दिस इज बीजेपी। अब ये जो सेंटर की बात हो रही है, यहाँ पे बीजेपी की पार्टी है। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि when no single party got a clear majority, जब एक ही पार्टी को एक मेजोरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में, ठीक है, जैसे उसके जो बहुत सारे एमपीज अगर नहीं आते हैं, मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये एक पार्टी है, यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी है, ये जो छोटे जो रीजनल लेवल की पार्टीज होती हैं वो उनको मिला लेते हैं, कहीं ना कहीं ये भी जीते होते हैं, तो अगर इनको वो साथ में मिला लेते हैं तो ये अपनी मेजोरिटी प्रूव कर लेते हैं लोकसभा में, एंड देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। इसको कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे 543 सीट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल बीजेपी को मिली है 250 सीट्स, ठीक है, और जो बाकी की सीट्स हैं, छोटी मोटी सीट्स, वो छोटी छोटी पार्टीज में डिवाइडेड है, और उसके अलावा कांग्रेस को मिली है 200 सीट्स, इस तरह से। तो बीजेपी को यहाँ पे एक क्लियर अपनी जो मेजोरिटी प्रूव करनी है, वो तो कैसे प्रूव होगी? ओनली व्हेन दे हैव मोर सीट्स देन द अदर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो भी कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको अपनी ज्यादा से ज्यादा सीट्स लानी होती हैं, और जब वो सीट्स नहीं मिलती हैं, जैसे यहाँ पे तो 250 सीट्स हैं, तो बीजेपी हैज वन, लेकिन कई बार क्या होता है, बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में फिर ये छोटी छोटी पार्टीज के साथ अलायंस फॉर्म करते हैं, एंड देन दे विन एंड प्रूव देयर मेजोरिटी। तो इससे फायदा क्या है? अब आपने छोटी पार्टीज को मिला लिया, आपकी सीट्स बढ़ गई, एमपीज आपके बढ़ गए, तो वो पार्टी बन गई, ठीक है, आपकी पार्टी पावर में आ जाएगी। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो ये छोटी पार्टीज हैं इनको भी नेशनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, तो जब डिसीजंस लिए जाएंगे तो इनके मेंबर्स भी वहां पे होंगे, इन छोटी पार्टीज के, और जो हमारा जो डेमोक्रेसी वाला जो पॉइंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इंडिया में 1990s के बाद ये शुरू हुआ था कोलिजन गवर्नमेंट वाला सिस्टम। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। एनडीए और यूपीए आपने सुना होगा अगर। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए की फुल फॉर्म होती है इंडियन, नहीं नहीं एक मिनट, यूपीए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अगर हम बात करें यूपीए, तो जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी, वो यूपीए है, मतलब मेन जो पार्टी है वहां पे कांग्रेस की है, और बाकी उसके साथ छोटी छोटी पार्टीज मिलके उन्होंने मिला के उन्होंने ये बनाया है यूपीए की गवर्नमेंट। तो बीजेपी से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, और आजकल जो है वो हमारे कंट्री में एनडीए की गवर्नमेंट। तो बीजेपी मेन पार्टी है उसमें, और बाकी के और छोटी रीजनल पार्टीज इनके साथ मिली हुई हैं, जिसके साथ इन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया है। तो ये एक नया सिस्टम है पावर शेयरिंग का, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, पावर शेयरिंग कोलिजन गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग और ज्यादा बेटर हो जाती है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट से भी पावर बहुत अच्छी तरह से शेयर होती है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, तो आप वो भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शेयर दिस, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। और ऑल द बेस्ट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।